Hello बच्चों, this is Priya Ranjan and you are watching me at Photon Physics on the banner of Biophysics। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये स्टार्टिंग हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस की। जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से और एंड करेंगे हम लोग वेब पर। एंड करेंगे हम लोग वेब पे, जो लास्ट होगा आपका 11th का। सारा वीडियो ऑनलाइन होगा, थेरीज भी होंगे ऑनलाइन, नोट्स मेकिंग भी होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर आपको मिलेगा क्या, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और होमवर्क भी मिलेगा ऑफलाइन जैसे ही होगा। बस चीज़ें यही होगी कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, बस अपना टाइम घर पे एंजॉय करना है, उसको घर पे देना है, स्टडी टाइम थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आज की क्लास हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स आया पहले साइंस है। अगर आप आई से नहीं लेते, इंटरमीडिएट इन साइंस नहीं लेते, तो फिजिक्स पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो आपको फिजिक्स पढ़ने का मौका मिला है बिकॉज आपने लिया है साइंस। तो सबसे पहले हमें जानना है साइंस, क्योंकि आजकल बच्चे साइंस तो ले रहे हैं लेकिन साइंस का मतलब नहीं समझ रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि सर इसका ट्रिक क्या हो जाए, ट्रिक पे वैल्यू पुट करे सर, रिजल्ट आ जाए, जेईई मेंस में सिलेक्शन हो जाए, नीट में सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। कुछ नहीं होता है आउटकम। बाद बाकी हम लोग पहले लोअर क्लास मजदूर थे, अपर क्लास मजदूर होते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ के डॉक्टर जाकर लंदन में काम करते हैं, 1.5 करोड़ का पैकेज है, इट्स ओके है। आप स्टैंडर्ड क्लास के मजदूर ही। आपने कौन सा 2-4 दवा खोज दिया, आपने कौन सा बहुत बड़ा कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बैठा लिया, नहीं। तो ये एजुकेशन का थोड़ा सा, मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे थोड़ा सा अलग हटके करना होगा, तभी जाके हमारा सिस्टम सुधरेगा और बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। पुराने फिजिक्स में, एनसीईआरटी के पुराने फिजिक्स के सिलेबस में पहले एक टॉपिक था व्हाट, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। उस साइंस के रिगार्डिंग या फिजिक्स के रिगार्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करता था, लेकिन वो भी कर्टेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसका मतलब साइंस से और इंटरेस्ट हम बच्चों का घटा रहे हैं। साइंस क्या है, कहाँ से आया, इसका क्या हिस्ट्री है, फर्दर हम क्या यूज़ करेंगे, इससे कोई माने मतलब बच्चों को, आजकल के बच्चों को नहीं होता है। जस्ट मैट्रिकुलेशन करना है और उन्हें करना है कि आईआईटी करना है। आईआईटी होता जाता तो है नहीं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, होता कितनों का है, 15,000 सीट है, 10,000 12,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 2-3 हज़ार सीट ऐसे ही चला जाता है। क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन है जिसमें बच्चा एडमिशन लेना नहीं चाहता, किसी का रैंक खराब है, इसकी वजह से फिर से देना चाहता है, दोबारा अटैम्प्ट लेना चाहता है, इसकी वजह से बहुत सारे सीटें वैकेंट निकल जाती हैं। तो कहानी हमारी सेम है, सब इंडस्ट्री में सब पार्ट का वही कहानी है। तो सबसे पहले अगर आप साइंस लेने का कुव्वत किए तो थोड़ा बहुत आपके पास टेक्निकल या स्मार्ट माइंड होना चाहिए। नहीं भी है, इट्स ओके, हम लोग सीखेंगे। लर्निंग स्किल डेवलप किया जाता है, कोई बाई बॉन्ड कुछ होता नहीं है। और बाई बॉन्ड जो होता है उसको हम प्रॉडजी बोलते हैं, उसको हम स्पेशल बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, जनरल होता नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। साइंस एक्चुअली वर्ड, हमारे यहाँ का जो वर्ड है वो साइंस नहीं है, हमारे यहाँ का तो विज्ञान है। हमारे सिस्टम में क्या है, विशेष ज्ञान, विज्ञान। और उर्दू में देखा जाए तो इल्म है, अरबिक वर्ड में इल्म है, लेकिन एक्चुअली ना उर्दू फर्दर गया ना संस्कृत फर्दर गया, हमारा सिविलाइजेशन थोड़ा सा डेवलपमेंट रुक गया, हम लोग गुलाम बन गए। तो जिसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, स्टिल नाउ हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का जेट इंजन इन्वेंट करें, जेट इंजन प्रोवाइड कर पाए हम लोग अपने देश का। और 25 सालों से काम चल रहा है लेकिन फिर भी हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण हम आप सब हैं। इवन क्यों, तुम क्यों, मैं भी, जब मैं पढ़ता था तब भी मैं भी अपने साइंस का गुनहगार हूँ कि मैं साइंस पढ़ के सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, हमने रिसर्च नहीं करा। हमारा टेक्निकल माइंड, स्मार्ट माइंड होते हुए भी हम लोग कुछ करा नहीं। चलो इन गिले सिक्कों को बंद करते हैं और शुरू करते हैं साइंस। साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ एक्चुअली ग्रीक और लैटिन आसपास के लैंग्वेज में ही हुआ, वो रीजन कहलाता है। लैटिन एक क्षेत्र होता है। और जैसे अगर मैं पूछूं, बिहार में भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे भोजपुर रीजन में भोजपुरी बोला जाता है, आरा, सिवान, बलिया, गोपालगंज, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सारे रीजन को हम लोग भोजपुर रीजन बोलते हैं, इसमें भोजपुरी बोला जाता है। मैथिल रीजन होता है। उसी तरह से एक लैटिन रीजन था जिसका एक भाषा था लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का एक शब्द साइंसिया बोलो या फिर साइंटिया बोलो, इससे लिया गया है साइंस। साइंसिया या साइंटिया का मतलब होता है टू नो और नॉलेज। एक छोटा सा वर्ड है टू नो और नॉलेज, इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि टू नो मीन्स साइंस, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। टू नो या नॉलेज एक छोटा सा वर्ड है, ये बहुत सारा सिग्निफिकेंट रखता है हमारे फिजिक्स में।
तो फिजिक्स के पहले हमें पढ़ना है क्या, साइंस। तो साइंस क्या है सर, तो टू नो इज साइंस, नो नो नो। नॉलेज साइंस नहीं, द सिस्टमेटिक स्टडी, ये क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है। किसका अध्ययन सर, तो नेचर। हमने शुरुआत किया साइंस, हमें तब पता चला जब हमने पीछे का रीजन सोचना शुरू किया कि अगर आसमान में बादल चमकता है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। पुराने ज़माने में जब हम लोग साइंस से रूबरू नहीं थे, अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग सभ्यताओं में, सिविलाइजेशन में अलग अलग मान्यता। हमारे हिंदू मैथोलॉजी कहता है कि इंद्र भगवान का वज्र है, हमारे इंद्र भगवान का क्या है, वज्र है। और दूसरे माइथोलॉजी में, मोसोपोटामिया का माइथोलॉजी है, तो उस समय कहा जाता था कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक गॉड है जो पापियों को सजा देते हैं, तो उनका कोड़ा जब मारते हैं, कोड़ा कोड़ा समझ रहे हैं ना, जब कोड़ा मारते हैं तो वो चमकता है, तो बिजली वास्तव में ऐसे ही चमकती है। और इंद्र का वज्र इसलिए कहा जाता है कि वज्र भी इसी तरह से होता है। और देखिएगा बिजली बिजली भी चमकती है तो किस इस तरह से डायग्राम या इस तरह का लाइन दिखता है। तो शुरुआत के दिनों में हमें तो साइंस पता था ही नहीं, तो हम लोग उसको गॉड मान के गॉड से जोड़ जाड़ लेते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने पीछे का रीजन, कुछ समाज में पागल लोग होते हैं जो रीजन के पीछे पड़ जाते हैं, और उन्होंने रीजन स्टार्ट किया खोजना, और वहीं से साइंस का जन्म हुआ। तो एक्चुअली साइंस का जन्म नेचर के स्टडी के लिए हुआ। द सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक करने का मतलब होता है क्रमबद्ध, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। मतलब क्या, सिस्टमेटिक कहने का मतलब होता है क्रमबद्ध, स्टडी मतलब क्या, अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन किसका, तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, विद द हेल्प ऑफ, किसके सहायता से, तो ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम लोग प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं कि आखिर हो रहा है क्या, क्यों हो रहा है। फिर हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम खुद से एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करते हैं, खुद से डेवलप करने का कोशिश करते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं ऐसे करूं, क्या पॉसिबल है या नहीं, कि क्या मैं ऐसा फिनोमेना क्रिएट करवा सकता हूं। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर और नेचुरल फिनोमेना का, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट एंड लॉट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक स्टेप्स हैं, मेथड हैं, वैज्ञानिक पद्धति हैं। वैज्ञानिक पद्धति में हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, फिर हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, फॉल्सिफिकेशन करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, उसमें कितना एरर है, कितना एरर नहीं है, ये सारा चीज़ हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस सारे कंबाइंड मेथड को हम लोग नाम देते हैं साइंस। सिर्फ साइंस ये नहीं होता, टू नो और नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो फिर हम लोग ये पहले लिखेंगे, इसके बाद जब हमारी कहानी दूसरे पेज में जाएगी तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन किसका, साइंस का। साइंस का डेफिनेशन क्या है भाई साहब, तो बहुत आसान डेफिनेशन है, इंग्लिश हिंदी मैं दोनों लिखूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना with the help of observation, experiments and various scientific steps steps like mathematical modeling, falsification, एक्सेट्रा। और एक और ऐड कर दो, क्यों एक्सेट्रा, कंक्लूजन एंड एक्सेट्रा करो।
कंक्लूजन एंड एक्सेट्रा etc। सर हिंदी भी लिखते जाओ। मैंने कहा लो भाई। प्राकृतिक, कैसा भाई? प्राकृतिक एवं प्रकृति का, प्रकृति या प्राकृतिक, ऐसे इसको लिखना बेहतर होगा। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का, मैंने मिटाया क्या? हाँ, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन जब परीक्षणों, प्रयोगों एवं विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा जैसे गणितीय मॉडलिंग, मॉडलिंग के अनुरूपण भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां मॉडलिंग ही लिखेंगे। पुष्टि या तुष्टिकरण, निष्कर्ष इत्यादि से किया जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो उसे विज्ञान कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, विज्ञान का डेप्थ है नॉलेज। विज्ञान अगर आप चाहते हैं, साइंस अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? तो आपके पास सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए। किसका? नेचर और नेचुरल फिनोमेना का, प्रकृति या प्रकृति में हो रहे घटनाओं का कैसा अध्ययन करना है? सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कि बचपन में अध्ययन किया था उसके बाद 4 साल बाद अध्ययन करेंगे, तब कहानी ऐसा नहीं होगा। तो हमने देखा साइंस का बेसिक डेफिनेशन। साइंस कहाँ से है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो और नॉलेज। और हमने देखा साइंस का डेफिनेशन। अब हम लोग चलते हैं साइंस के पार्ट पे कि सर साइंस का पार्ट अगर हमने आईएएस लिया है सर, तो कभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना होता है, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना होता है। कुछ लोग कहते हैं मैथ्स साइंस का पार्ट है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैथ्स आर्ट्स का पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साइंस 3 ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। कुछ और अधूरा जानकारी आप 10 तक लेके आते हैं, तो थोड़ा मैं फुलफिल करने का काम कर रहा हूं। तो अगर मैं कहूं कि साइंस जो वर्ड है, इसके पार्ट पे बात करेंगे तो ब्रॉडली, मोटा मोटी, एवरेजली, ब्रॉडली, लगभग, मोटा मोटी, ऐसे हम लोग बांटते हैं। परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है सर? क्योंकि साइंस इज एवर डायनेमिक। साइंस कभी एंड होता ही नहीं। साइंस हमेशा चलयमान है। कभी न्यूटन सत्य हुआ करते थे, न्यूटन का चेला खुद का लैपलेस ने उनके थ्योरी को गलत साबित किया, उनके थ्योरी में कुछ करेक्शन किया। कभी वो सही हुआ करते थे, फिर आए एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने सारे न्यूटन के थ्योरी को गलत साबित किया और एक नया मैकेनिक्स का जन्म दिया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अलावा क्वांटम मैकेनिक्स। फिर फर्दर कोई आएगा, उनको भी गलत साबित करेगा। तो फर्दर कोई अल्टीमेट थ्योरी नहीं होता है साइंस में, हमेशा डायनेमिक होता है। जो आज सत्य है हो सकता है कल गलत हो जाए, जो कल गलत है हो सकता है परसों सही हो जाए, जरूरी नहीं कि गलत रहेगा हमेशा। तो ये सारा चलयमान होता है, कभी रुका हुआ नहीं होता है कि एक बार बाबर का जन्म हो गया उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस इसीलिए तो साइंस है भाई। तो साइंस को ब्रॉडली, मोटा मोटी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान। अब नेचुरल साइंस के अलावा सर और भी पार्ट होता है, बिल्कुल। एक होता है सोशल साइंस।
जो आपने क्लास 10th में पढ़ के आया है। कौन सा साइंस? सोशल साइंस। हिंदी में बोलते हैं इसको सामाजिक विज्ञान। और फिर हमारा होता है एक फॉर्मल साइंस। फॉर्मेलिटी के रूप में ये साइंस है, वास्तव में साइंस नहीं है। और इसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी बोलते हैं। भावात्मक विज्ञान भी बोलते हैं, या भावनात्मक विज्ञान भी बोलते हैं। भावना में बह के हम लोग इसको विज्ञान मान लिए, वास्तव में विज्ञान होने लायक नहीं था। और हिंदी में अगर इसका लिखा जाए तो औपचारिक बोलते हैं इसको, औपचारिक विज्ञान। मतलब ये औपचारिकता के रूप में विज्ञान है, वास्तव में विज्ञान है ही नहीं। क्यों नहीं है, ये आते हैं पहले। देखो, मैथ्स को इसलिए विज्ञान के कैटेगरी में रखने का हम लोग भूल नहीं करते हैं, एक्चुअली इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के तौर पे है। किसके तौर पे? फॉर्मेलिटी के तौर पे। समझा नहीं सर? हमने कहा कि इसके बिना काम भी नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। किसके बिना? साइंस के बिना। और ये जबरदस्ती साइंस में घुसा पड़ा है। समझा नहीं सर? हमने कहा इसमें ना एक्सपेरिमेंट होता है, ना रिसर्च होता है, ना फर्दर कोई बहुत सारे चेंजिंग होता है। बहुत सारा थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होता है, इसलिए इसको मृदा खत्म समाप्त माना जाता है। डायनेमिक नहीं है, चलमान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग साइंस के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन न इसके बिना हमारा फिजिक्स का कोई लॉ आएगा, न केमिस्ट्री का कंसंट्रेशन का कुछ पार्ट आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल एक कदम भी नहीं हिलेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हिला भी लोगे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री एक कदम भी नहीं हिलेगा। तो इसी कारण से इसको ज़बरदस्ती हम लोग साइंस में रखते हैं। ये भागे नहीं, भावनाओं में बढ़ के रखते हैं कि भले ही ये साइंस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारी भावना, फिजिक्स की भावना, केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की भावना जुड़ी हुई है इससे, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको साइंस के कैटेगरी में रखा है। किसको भाई? मैथ्स को। किसको? और ये औपचारिक है। औपचारिक बोले भावनाओं में बह के रखा गया भाई, ये साइंस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको फॉर्मल भी बोला जाता है। कौन कौन है भाई? तो ये मैथ्स है, रीजनिंग है। कहोगे रीजनिंग? हाँ भाई, रीजनिंग है। इसके बाद आता है लॉजिक्स है, एल्गोरिदम है। देयर आर वेरियस जो फॉर्मल साइंस के रूप में रखा जाता है, साइंस में आता है। साइंस में ये यूज होता है लॉजिक, रीजनिंग। लॉजिक मतलब कहते हैं क्या लॉजिक है बताइए? साइंस बिना लॉजिक के साइंस होगा ही नहीं। वही है लॉजिक्स, पुलल वर्ड आ गया, शास्त्र हो गया, ये आता है हमारे साइंस में। आते हैं हम फर्दर, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स तो जान गए सर, मैथ्स के बिना तो खैर काम ही नहीं बनता सर, मैथ्स कैसे नहीं जानेंगे। आइए आते हैं सोशल साइंस पे। सोशल साइंस बताने की जरूरत है क्या भाई? सोशल साइंस में तुम क्या पढ़ते हो मेनली? तो सर हिस्ट्री, हिस्ट्री साइंस है, बिल्कुल है। इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं। हमको कैसे पता चला कि बहुत साल पहले डायनासोर था? पता ही नहीं चलता। हमें कैसे पता चला कि हमारी हिंदू सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी थी जो बहुत उत्कृष्ट थी? हमें कैसे पता चलता? तो वहाँ भी रिसर्च हुआ, वहाँ भी एनालिसिस हुआ, रिसर्च हुआ। तो हिस्ट्री, उसके बाद आया आपका सिविक्स। सिविक्स में भी रिसर्च होता है। उसके बाद सिविक्स को हम लोग बोलते हैं पोल साइंस। कौन सा साइंस? पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आता है जियोग्राफी। उसके बाद और सारा मिक्स होके आता है इसमें, जियो फिजिक्स, बायोफिजिक्स, बहुत सारा। बायोफिजिक्स तो इधर वाला पार्ट हो गया, जियो फिजिक्स, ये सारा पार्ट आता है हमारे साइंस में। आते हैं हम लोग फिर अपने मेन पोर्शन पे, जिसका नाम है हमारा नेचुरल साइंस। यही हमारा मेन पार्ट है, मेन पोर्शन है। नेचर में दो तरह की वस्तुएं होती है, एक सजीव वस्तु और एक निर्जीव वस्तु, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग का स्टडी किया जाए तो इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिकी नहीं है, भौतिक विज्ञान है। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, ये भौतिक विज्ञान है, फिजिकल साइंस है। और एक को बोलते हैं लाइफ साइंस, क्योंकि जीवन की लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस को ही फर्दर हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। लाइफ साइंस का ही मॉडिफाइड नाम है बायोलॉजी। और फिर बायोलॉजी को आप तीन पार्ट में बांटते हो, बोटनी। दो पार्ट में बांटते हो या तीन पार्ट में?
दो पार्ट में, बॉटनी जूलॉजी, क्या क्या, छोड़ो उस पर हमें स्टडी नहीं करेंगे, हमें किस पे करना है, फिजिकल साइंस, क्योंकि हम लोग जो डील करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डीलिंग करते हैं। किसके बारे में डीलिंग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। सर नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन है सर, देखो नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होता है, सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। उसमें भी दो चीज़ें होती है, एक सर इसको चिबाने पे मीठा खट्टा क्या लगेगा, सर इसको पटकने पर टन टन की आवाज़ आएगी कि नहीं, जलाने पर धुआं निकलेगा, फिर फ्यूल मतलब एनर्जी भी निकलेगा, सर कैसा लाइट आएगा, येलो लाइट आएगा, ग्रीन लाइट आएगा, ये सारा केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ये केमिकल रिएक्शन का होता है, इसके अंदर की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो इसी निर्जीव पेन को हम दो तरह से स्टडी कर रहे हैं, एक 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 थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा, एक हम लोग स्टडी करेंगे जब इसके केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, या इसका एक और नाम होता है केमिकल साइंस। और दूसरा हम लोग जब वर्क और एनर्जी, जैसे मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, मैटर है, लेकिन अगर इसको इस हाइट से गिराया जाए तो एनर्जी कितना होगा, इस हाइट से गिराया जाए तो एनर्जी कितना होगा, इतना हाइट से गिराया जाए तो एनर्जी कितना होगा, सबका एनर्जी, मैटर और इनके बीच का जो रिलेशन स्टडी करना है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिक्स। और ये हमें पढ़ना है, यहाँ है हमारा फिजिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिकी। तो ये हमारा फिजिक्स जो भौतिकी हमें नजर आ रहा है, बेचारा कोना पकड़े हुए हैं, इस पूरे साइंस के इतने पार्ट में एक छोटा सा हिस्सा है फिजिक्स, जो फर्दर बहुत बड़ा ब्रांच बन गया है। क्यों, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल जुड़ गया और फिर क्या जुड़ा, प्रैक्टिकल, जिसको हम लोग टेक्निकल या टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आज बहुत सारा स्ट्रीम आ गया है। अब तो खैर एआई का ज़माना है, 5 साल पढ़ लो, 5 से 10 साल बाद एआई से पढ़ोगे, पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। ओके, 10 साल एट मैक्स। तो ये था हमारा साइंस, और ये था साइंस का पार्ट। सर इसका डेफिनेशन जरूरत नहीं भाई, बस समझ लिए, जिसकी जरूरत होगा उसकी लिखेंगे ना। अब आते हैं जिसकी जरूरत है, वो है हमारा फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स। अब आइए, फिजिक्स भी हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द तो भौतिकी है, हमारा शब्द तो क्या है, भौतिकी। इसमें नहा के कौन नहीं आया है रे, इसीलिए लाइट नहीं आया है। फिर इधर चलिए गया होगा साउंड, 2 ग्राम ठंडा लेने दीजिए, फिर आते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करें अब, तब तक हम आते हैं, तब तक कुछ भाषण सुनो। ये जो फिजिक्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, हमारा शब्द नहीं है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द में एक्चुअली फ्यूसिस है, क्या है, फ्यूसिस, उसको फूसिस या फ्यूसिस दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो वास्तव में साइंस का जब जन्म हुआ ना, सिर्फ फिजिक्स के साथ डीलिंग करता था साइंस, शुरुआत के कुछ 100 सालों तक साइंस सिर्फ फिजिक्स में डील करता था। केमिस्ट्री तब तक ब्रांच नहीं बना था, तब तक कोई और ब्रांचेज नहीं बना था, सिर्फ फिजिक्स में डील करता था।
फिर फर्दर वक्त गुजरते गया एक ऐसा वक्त आया कि देयर आर वेरियस ब्रांचेज हो गए साइंस के। जब हमें ज़रूरत महसूस पड़ी कि नहीं केमिस्ट्री भी होना चाहिए, बायो भी होना चाहिए, और कुछ भी पार्ट होना चाहिए, जब ज़रूरत महसूस पड़ा तो हमें लगा कि नहीं इसका कुछ और पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए शुरुआत में जो भौतिकी देखा गया हम लोग नेचर से ही ले रहे थे, इसलिए कहा गया इसका मतलब क्या होता है, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, भौतिकी, सॉरी प्रकृति। और हम अपने संस्कृत शब्दों में अगर हम संस्कृत की शब्द उठाएं तो उसमें भी वही है। भौतिकी का मतलब होता है भौतिक जगत। कौन सा जगत? जो हमारे आसपास में है। अब हमारे आसपास में आर्टिफिशियल भी है, साइंटिफिक और नेचुरल भी है। जनरली जब हम प्योर थे तो हमारे आसपास में जो भी था क्या था, नेचुरल था। इसीलिए हमने भौतिकी का मतलब रखा कि अपने आसपास के वस्तुओं का अध्ययन करना होता है। लेकिन हमारी भौतिकी सिंक्रोनाइज हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, और हम लोग क्या पढ़े अब? फिजिक्स। तो फर्दर हम लोग फिजिक्स ही पढ़ेंगे। सर ठीक है, आपने ये बताया कि जो फिजिक्स वर्ड है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। लेकिन अगर इसका सर प्रॉपर डेफिनेशन पूछूं तो क्या बताओगे सर आप? तो चलिए हम लोग आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पे, और आज इतना ही रहने देंगे फिजिक्स के डेफिनेशन पे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। आते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन पे। द स्टडी ऑफ मैटर कॉमा एनर्जी एंड देयर interaction is known as physics। देखो बहुत साधारण डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर बोले तो पदार्थ, तो पदार्थ का स्टडी फिजिक्स वाला भी करता है और केमिस्ट्री। तो फिर दोनों में क्या अंतर है? केमिस्ट्री इंटरनल स्ट्रक्चर केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करता है, और उसी मैटर का जब फिजिक्स वाला डील करता है, आई मीन फिजिक्स के ब्रांच वाला जब डील करता है तो किसके साथ डील करता है? एनर्जी के साथ। तो हम लोग जो डील करेंगे किसके साथ करेंगे? मैटर का एनर्जी के साथ। और आपस में क्या इनका इंट्रैक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? कितना कोयला जलाएंगे कि कितना एनर्जी मिलेगा, कितना छिपा खाएंगे कि कितना एनर्जी मिलेगा, ये आपस में। कोई क्या बात करते हो सर फिजिक्स में? अरे खाना मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है भाई, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ एनर्जी आ गया वहाँ फिजिक्स है ना? ओके। तो स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन इज नोन एज फिजिक्स। मतलब हिंदी बताइए सर। तो पदार्थ मतलब द्रव्य, कॉमा ऊर्जा एवं उसके परस्पर संबंधों एवं उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। छोटा एंड सटीक, छोटा भी है सटीक भी है। द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। पदार्थ ऊर्जा एवं उसके बीच के संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। सर इसको थोड़ा जस्टिफाई करे और एक्सप्लेन करे, समझाए, बताए, मैं क्यों मानूं इसे फिजिक्स कहते हैं। चलो हमने कहा कि चलो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लाइट का स्टडी करते हैं। लाइट होता क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट में आया कि नहीं, ऑप्टिक्स में आया कि नहीं एनर्जी? आया। सर लेंस के बारे में स्टडी करते हैं, लेंस जगह छेकता है, प्रिज्म के बारे में जगह छेकता है, ये सारा क्या है? पदार्थ है कि नहीं? तो पदार्थ और ऊर्जा के बीच का संबंध, तुम फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को उठाओ इसमें पदार्थ और ऊर्जा मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फर्दर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज फिजिक्स, तो सिंपल कहिएगा द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स और इज नोन एज फिजिक्स। पदार्थ ऊर्जा एवं उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन
करना ही भौतिकी कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लिखने योग्य है। जैसे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है तो आपको पता होना चाहिए, ये दिया जाता है आइजक न्यूटन को। ये इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन के बेटा का नाम फिजिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स में, इसलिए हम लोग इसको उनको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तब तक 200 सालों तक कंट्रीब्यूशन उनका चलता रहा। तब तक एक साइंटिस्ट आए, नाम था उनका एल्बर्ट आइंस्टीन, और उन्होंने पूरे फिजिक्स को बदल के रख दिया। इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है तो एल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन। कभी कभी या एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोलता है, और कभी कभी ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है कि फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा अक्वर्ड है, क्योंकि फादर ऑफ फिजिक्स ऐसा नहीं इंग्लैंड में फादर कोई और होगा और इंडिया में फादर कोई और होगा, गांव में पिता कोई और है, बाहर कोई पिता कोई और है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पिता का सेंस नहीं है, कंट्रीब्यूटर का सेंस है, योगकर्ता का सेंस है, इसमें योगदान करने वाला का सेंस है। तो फिजिक्स में योगदान करने का श्रेय जो इंडिया में रह के, इंडिया के लिए, इंडिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ा के कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ा के और साइंस को बहुत बड़े लेवल पे ले गए, और उन्होंने रमन इफेक्ट दिया, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता इंडिया के लिए, इंडियन, प्योर इंडियन, उनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो कभी कभी कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, फादर ऑफ फिजिक्स। यहाँ फादर ऑफ फिजिक्स का सेंस कंट्रीब्यूटर से है, यहाँ फादर ऑफ फिजिक्स का सेंस फादर से नहीं है। तो कौन है? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसके वजह से रमन इफेक्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मैं छोड़े जाता हूँ इन सारे पीडीएफ्स के साथ, ताकि आप फटाफट लिखते जाएं और अच्छे से नोट्स बनाते जाएं, सारे चीज़ों को रिवाइज रिकॉल भी करें और हर एक चीज़ों को समझें। डाउट हो उसको कमेंट करें, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, एंड हैव अ नाइस डे।